नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। और आज बात राज्यसभा की रेस की। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 4 राज्यों की 16 सीटों में आज सुबह 9 बजे से होगा और इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वोटिंग जो है वो की जानी है। इसमें महाराष्ट्र में खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी के लिए जो AIMIM है वो वोट करेगी। यहाँ पर एक सीट को लेकर जो है जो कोशिश है वो तमाम पार्टियां कर रही हैं और इधर AIMIM ने जो ये कहा है कि वो महाविकास अघाड़ी का समर्थन यहाँ पर करेंगे। इम्तियाज जलील इनके सांसद हैं जिन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उधर जयपुर में कुछ जगह पर इंटरनेट सेवा सस्पेंड है और राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के मद्देनजर जो इंटरनेट है उसको बंद किया गया है। ये जो खबर है वहां से आ रही है। और खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज का दिन है जब इन 4 राज्यों में 16 जो राज्यसभा सीटें हैं उन पर मतदान होना है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए जो है वो तय किया जाना है, जिसमें से 41 पर निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। और आज जिन राज्यों में जो सीटें तय होनी है 16, उसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटें हैं। और इसमें हरियाणा की सीट ऐसी है जहां पर जो एक निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से जो है यहाँ पर वोटिंग होनी है। गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, बताइए क्या कैलकुलेशन बनता हुआ दिख रहा है वहां पर? जी देखिए, जहाँ तक अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स के आंकड़ों की बात करें तो पहली सीट जो है राज्यसभा की, जिसके लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो 31 वोटों की ज़रूरत होगी। तो बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, तो वो आसानी से पहली सीट तो जीत जाएंगे। जो दूसरी सीट है राज्यसभा की, उसके लिए 30 वोटों की या 30 सीटों की ज़रूरत है। कांग्रेस के अजय माकन वहाँ उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पास विधानसभा में 31 विधायक हैं, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अजय माकन बिल्कुल सेफ हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि 31 विधायक हैं, 30 वोटों की ज़रूरत है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो जेजेपी के 10 विधायक हैं। इसके अलावा आज़ाद जो विधायक हैं 7-8, उनके सपोर्ट मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा ये भी ये लगा रहे हैं अनुमान कि कुछ ऐसे कांग्रेस विधायक जिनसे उनके फादर के रिश्ते अच्छे हैं, उनके पिता के रिश्ते अच्छे हैं, उनके थ्रू जो है उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए और अजय माकन हार जाए। दूसरी सबसे बड़ी जो कंसर्निंग वजह है कांग्रेस के लिए वो 2016 का राज्यसभा चुनाव है, जब 12 से 14 विधायक ऐसे थे जिनके वोट जो हैं इनवैलिड करार दिए गए थे। और इनवैलिड इस वजह से क्योंकि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके तरफ से जो कलम दिया जाता है आपको उसी से वोटिंग करनी होती है। प्रेफरेंस लिखना होता है कैंडिडेट्स के नाम के आगे 1, 2, 3। या तो अगर आप वो कलम यूज़ नहीं करते हैं तो उससे वोट जो है आपका इनवैलिड हो जाता है, या वोटिंग देते वक्त आपको एक वहाँ पर जो ऑब्जर्वर हैं उनको वोट दिखाना होता है। उनको ना दिखाकर अगर आप किसी और को दिखा दें तो भी वोट इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसे 2-3 कंडीशंस हैं। तीसरा, कार्तिकेय शर्मा ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के 2-3 विधायक वोट ही ना दें, लेकिन ये होगा नहीं होगा ये तो समय की बात है, लेकिन फिलहाल सूचना ये मिल रही कि कांग्रेस अपने विधायकों को कल रात दिल्ली में उन्होंने ठहराया और आज सुबह वो दिल्ली से चल चुके हैं। कुछ देर में भूपेंद्र हुड्डा के घर पर वो रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद जो है विधानसभा आएंगे। लेकिन इन सबके बीच अगर आंकड़ों की सिर्फ बात करें तो चाहे भाजपा के जो उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के अजय माकन, आंकड़ों के हिसाब से दोनों सेफ हैं। लेकिन अब अंदर राज्यसभा में कहीं 2016 वाली घटना हो जाती है तो वो मामला अलग है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से दोनों अपनी तरफ से सेफ हैं। अब इस बीच जो आजाद एमएलए हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, ये रिसोर्ट से हरियाणा तक में कितने जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनके ऊपर भी देखना होगा। जी, कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं, चाहे उसमें कुलदीप बिश्नोई हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, सारे हो। बिश्नोई जो है उनकी नाराजगी चल रही थी पार्टी हाईकमान से। वो अभी मान गए क्या? जी, उनकी आज की अभी तक जो सूचना मिल रही है कि कल शाम वो और भूपेंद्र हुड्डा एक ही विस्तारा फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। अब क्या आपस में बातचीत हुई या नहीं, अगर सिर्फ इसको मान लें कि दोनों साथ आए हैं तो शायद मामला सुलझ गया है, इसलिए वो कल हुड्डा के साथ ही चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और आज सुबह के जो उनके ट्वीट हैं वो बड़े क्रिप्टिक से हैं। वो उनके अगर आप ट्वीट्स दिखा रहे हो तो आप देखेंगे कि उसमें भी वो बड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन वोटिंग किस तरफ करेंगे वो अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन पार्टी के कुछ अन्य विधायक कह रहे हैं कि शायद मामला सुलझा लिया गया है, उनको ठंडा कर लिया गया है और वो पार्टी हाईकमान के आदेशों के अनुसार कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट देंगे। जी, शुक्रिया गजाली आपका। अब देखना होगा कि कितने विधायक जो है साथ में रहते हैं या
किसके जो पड़ रहा है वो भारी यहाँ पर नजर आता है। फिलहाल जयपुर चलते हैं और बात राजस्थान की करते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह है हमारे साथ। हर्षा, रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो काफी अब जानी पहचानी चीज हो गई है राजस्थान में। अब वहां पर भी नजर जो सबकी निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्रा, उनको लेकर है कि इनको समर्थन मिल पाता है नहीं, कांग्रेस जो है अपना समर्थन जुटा पाती है नहीं, बनाए रख पाती है नहीं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कुछ कांग्रेस मंत्रियों का आना शुरू हो गया है और मैं प्रेम सिंह को बताऊंगी कि वो थोड़ा सा मूव करके बताएं। आप देख रहे हैं कि ममता शर्मा जो है सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में और वो आ गई है यहाँ पर। ममता जी क्विकली क्या लग रहा है आपको? हम लोग जीतेंगे, 126 प्लस होगा। आप देखिएगा किस तरह से राजस्थान के विधायक जिनकी खरीद फरोख्त के नाम पे बोली लगाई जा रही थी और एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति आके यहाँ पे विधायकों को मिसमैनेजमेंट करने में लग रहे थे। तो विधायक सब जानते हैं राजस्थान की रीति नीति को और हम लोग यहाँ पे जीतेंगे निश्चित तौर पे। सारे इंडिपेंडेंट्स आपके साथ आ गए हैं? सब आ गए हैं हमारे साथ में। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन, आपने क्या किया रिजॉर्ट में? कैसे टाइम बिताया? पिछली बार आपने पास्ता सीखा था कि पास्ता कैसे बनाते हैं जब आप फेयरमाउंट में रुकी थी, इस बार आप क्या सीख के आई है? तो पिछली बार हमने सीखा था, वो इस बार हमने खिलाया है सबको। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो ममता भूपेश सीनियर मिनिस्टर हैं गहलोत कैबिनेट में, बता रही थी कि क्या किया है उन्होंने रिजॉर्ट में। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर तैयारी पूरी है और यहाँ अब वोटिंग होने वाला है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री खुद पोल ऑब्जर्वर रहेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने चीफ विप जो है महेश जोशी, उनसे बात करी और इसका मतलब है कि अब भी कांग्रेस बिल्कुल भी कोई जोखिम नहीं बरतना चाहती है और हर एमएलए जो वोट डालेगा वो मुख्यमंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा जो पार्टी अध्यक्ष है उनको अपना वोट दिखा के वोट डालेगा। क्योंकि जैसे हमने सुना, गजाली भी समझा रहे थे कि अगर कोई लाइन स्मज हो गया, गलत स्याही यूज हो गई, कोई बिंदु इधर उधर हो गई तो वोट खारिज हो सकता है और खारिज हुए वोट हार और जीत का अंतर तक तय कर सकते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री खुद पोल ऑब्जर्वर रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा पोल ऑब्जर्वर रहेंगे और जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ पर इसके लिए इंचार्ज हैं वो अपनी गाड़ी से पहुँच गए हैं और जल्द ही हम सुन रहे हैं कि शीघ्र ही जो आउटस्कर्ट्स है जहाँ पर एमएलएज रखे गए हैं वो यहाँ पर आएंगे। 9 से 4 बजे का टाइम है वोटिंग का। हर्षा, थोड़ा कैलकुलेशन भी आप यहाँ पर समझाइए क्योंकि निर्दलीय जो हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, उनके सहयोग का दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। वो क्या सियासत है यहाँ पर और क्या जो आपसी नाराजगियां हैं वहां पर वो यहाँ पर आड़े तो नहीं आ जाएंगी कहीं? देखिए, यहाँ पर जो आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस के पास अपने बलबूते पे करीब 108 एमएलएज है, टोटल 108 एमएलएज हैं। इसमें वो बीएसपी के एमएलएज 6 बीएसपी के एमएलएज भी शामिल हैं जिनका विलय कांग्रेस के साथ हुआ था और उनकी जो पिटिशन है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मर्जर के खिलाफ। और एक और पिटिशन अब लग गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इनका जो वोट है, अगर ये वोट देते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस के साथ इनको वोट देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और इनका जो वोट है वो अलग एनवेलप में रखा जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ कहा नहीं है लेकिन ये पिटिशन लगी है सुप्रीम कोर्ट में। तो 100 अगर हम इनको भी गिने तो 108 कांग्रेस के पास है। एक आरएलडी के एमएलए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग जो वैसे भी कैबिनेट में शामिल हैं, तो 109 का आंकड़ा है ना। कांग्रेस को चाहिए 41 वोट्स हर कैंडिडेट के लिए, यानी कि 123 वोट्स उनको टोटल चाहिए। उनका दावा है कि सबको मिला के 13 इंडिपेंडेंट्स को भी मिला ले, सीपीआईएम बीटीपी को मिला ले तो उनके पास 126 का फिगर आता है, यानी कि कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि अगर वोट खारिज हो गया या लास्ट में कुछ हो गया, क्योंकि आपने देखा कि सुभाष चंद्रा जब यहाँ पर आए थे उनको 11 वोट्स चाहिए जीतने के लिए। बीजेपी की जो अतिरिक्त वोट उनको मिलेंगे उनके बाद में उनको 11 वोट्स और चाहिए। 3 जो आरएलपी के वोट है वो उनको मिल गए हैं, यानी कि 8 अतिरिक्त वोट और चाहिए। तो ये 8 अतिरिक्त वोट आएंगे कहां से? तो इसलिए सुभाष चंद्रा ने दावा किया था कि कुछ इंडिपेंडेंट्स और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, उसका मतलब हो सकता है बीटीपी सीपीएम, वो क्रॉस वोट करेंगे उनके पक्ष में। और उन्होंने ये भी कहा था कि 4 कांग्रेस के एमएलए क्रॉस वोट करेंगे। शायद इसलिए अब मुख्यमंत्री खुद वहां पे बैठे हैं, बैलेट बॉक्स के पहले बैठेंगे और हर एमएलए का वोट को चेक करेंगे ताकि क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, एक तो आपके विधायक आपके पक्ष में वोट करें और सही से वोट करें, ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। शुक्रिया हर्षा आपका ये सब जानकारी के लिए। वापस लौटेंगे आपके पास भी और ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
तो हम बात राज्यसभा चुनाव की कर रहे हैं। 4 राज्यों में 16 राज्यसभा सीटें हैं जिनको वोटिंग के बाद जो है तय किया जाना है। और इसमें AIMIM ने लोकसभा सांसद जो है उन्होंने इम्तियाज जलील ने ट्वीट किया है कि बीजेपी को हराने के लिए महाराष्ट्र में हमारी पार्टी ने राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला लिया है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी की सहयोगी शिवसेना के साथ हमारी राजनीति विचारधारा अलग बनी रहेगी। सोहित हमारे साथ हैं। सोहित, बताइए, इनके समर्थन के बाद जो कैलकुलेशन है वो क्या बनती है? जरूरत पूरी हो जाएगी महाविकास आघाड़ी की? काविश, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बस जो अभी पहुंची हुई है यहाँ पर। मैम अगर आप बात करें मैम, कांग्रेस के भी सभी विधायक अभी धीरे धीरे पहुंचेंगे। 4 सीटें हैं, क्या आप लोग जीत जाएंगे? क्या आप बिल्कुल महाविकास आघाड़ी जीत रही है, हम लोग कॉन्फिडेंट में हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने जिन्हें सुना वो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं यशोमती ठाकुर, जिन्होंने बात की है। तो आप देखिए कि एक एक करके जो विधायक है वो पहुँचने शुरू हो रहे हैं। ये जो बस दिख रहे हैं आप, उसमें बीजेपी के विधायक जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनसे हमने बात की है वो कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस की नेता हैं, यशोमती ठाकुर उनका नाम है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सुबह से ही आप देखें कि यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर विधायक पहुँचने लगे हैं। तो इस सब के बीच जिस तरह से सुबह हमने देखा, AIMIM की ओर से ये ऐलान किया गया है कि उनके जो 2 विधायक हैं, उनकी जो वोट्स हैं वो जो 2 वोट्स हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार को देंगे। AIMIM का कहना है कि वो भले ही शिवसेना का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों वोट्स वो महाविकास आघाड़ी सरकार को देने जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं राहत की खबर ज़रूर महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए है। AIMIM के अलावा समाजवादी पार्टी के जो 2 सीट्स हैं वो भी महाविकास आघाड़ी को मिलने वाले हैं। तो ये जो 2 छोटे दल हैं वो महाविकास आघाड़ी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये देखिए कि कल किस तरह से अदालत ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया है। हालांकि आज उसके खिलाफ वो अदालत में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में गए हुए हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ होता है ये भी देखना अहम हो गया। यानी अब भी 11 बजे के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या हाई कोर्ट की ओर से उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाती है या नहीं। ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि काफ़ी कांटे की टक्कर है, काफ़ी कम मात्रा में जो जीत है वो होने वाली है और इसलिए हर किसी की ओर से कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ किया जा सकता है। बीजेपी जानबूझकर भी ये बस लेकर आई है ताकि वो बता सके कि उनके पास आंकड़े हैं। इसी तरह से बस से हो सकता है कि और भी विधायक आए। अभी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो बीजेपी विधायक हैं जो यहाँ पर आकर अभी बाइट दे रहे हैं। तो एक एक कर हर किसी की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि उनकी जीत होती है या नहीं होती है। दोनों तरफ से अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि कैलकुलेशन भी थोड़ा बता दीजिए वो जीतेंगे। जी, थोड़ा कैलकुलेशन भी बता दीजिए किसको कितने की जरूरत है। और यहाँ पर क्योंकि निर्दलीयों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, वो भी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो 6ठी सीट है उसके लिए 42 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 29 हैं और महाविकास आघाड़ी के पास 27 है। हालांकि इस 27 में जो 2 वोट्स हैं वो अनिल देशमुख और नवाब मलिक के शामिल थे, तो वो 25 हो गए। लेकिन उसके बाद AIMIM ने 2 वोट दिए हैं और समाजवादी पार्टी ने 2 दिए हैं। तो बीजेपी और MVA दोनों के पास 29 वोट हैं। उनको ज़रूरत है 42 वोट की। यानी ये जो 13 वोट्स हैं ये निर्दलीय विधायकों की ओर से आने हैं और इसलिए निर्दलीय विधायक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने कांटे की टक्कर है। एक तरफ सरकार में शामिल महाविकास आघाड़ी है जो 2019 में जिस तरह से आई थी, होटल पॉलिटिक्स हुआ था, उनके सामने उसी को बरकरार रखने की एक चैलेंज है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो कोशिश कर रही है ये बताने के लिए कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और दोनों को 13 वोट्स की जरूरत है। अब किसे मिलते हैं 13 वोट्स ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, किसे मिलते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। थोड़े वक्त बाद ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। सोहित, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल शुक्रिया आपका। और अब कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक सीट को लेकर 3 पार्टियां जो हैं वो जोर लगा रही हैं। 4 सीटों पर यहाँ पर तय किया जाना है। निहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। निहाल, बताइए, जो 4थी सीट है उसमें JDS, कांग्रेस, बीजेपी तीनों जोर लगा रही हैं, क्या समीकरण बन रही है वहां? देखिए, इसके अंदर JDS के 33 वोट्स हैं, माफ कीजिएगा 32 वोट्स हैं और एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 45 चाहिए। यानी JDS के पास 13 वोट्स की कमी है।
अब इस खेमे पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है और इसीलिए जेडीएस अपने सभी विधायकों को पिछले 48 घंटों से एक 5 स्टार फैसिलिटी में बेंगलुरु के रख रही है। ज्यादातर विधायक वहीं पर हैं क्योंकि पिछली बार जब यहां पर चुनाव हुए थे तो जेडीएस के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसका नतीजा ये हुआ था कि जेडीएस का जो आधिकारिक उम्मीदवार है एम फारूक वो हार गया और कांग्रेस को इसका फायदा हुआ था। बाद में जेडीएस ने अपने सभी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसलिए जेडीएस को काफी डर है कि हो सकता है जो पोचिंग है इसकी सबसे ज्यादा जो कोशिश हो वो उसके खेमे में भी होगी और इसीलिए अब जबकि यहां पर थोड़ी देर बाद मतदान शुरू होगा, इसमें जेडीएस के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे, कुमारस्वामी खुद भी मौजूद होंगे और कौन किसको वोट दे रहा है वो पर्ची वो देखेंगे और उसके बाद ही वो वोट देने के लिए वो वोट देने जो भी विधायक हैं वो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीएस के लिए ही ये एक संभावना है, कांग्रेस के खेमे में, बीजेपी के खेमे में, सभी जगह पर चूंकि सेकंड प्रेफरेंशियल वोट का भी इसमें प्रावधान होता है और उससे भी जीत हार का जो फासला है वो कम होता है। और ऐसे में ये देखना है कि किस तरह से ये पार्टियां खुद को अपने घर को मजबूत रख पाती हैं। लेकिन जेडीएस को सबसे ज्यादा पोचिंग का खतरा जेडीएस पर मंडरा रहा। कुमारस्वामी से जब कल हम लोगों ने बात की थी तब उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया था। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सिद्धरामैया, उन पर आरोप भी लगाए थे कि वो सभी तरह के मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके विधायकों को वो तोड़ सके और अपने दूसरे विधायक, अपना जो दूसरा उम्मीदवार है मंसूर अली खान जो कि रहमान खान वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनके बेटे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। अच्छा निहाल, यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेशन को देखें तो बीजेपी को 13 की जरूरत है, कांग्रेस को 20 की जरूरत पड़ेगी, तो काफी बड़ा गैप है। ऐसा नहीं कि 1, 2, 4 विधायकों से जो है वहां पर बात बनेगी। ऐसे में क्या कोई पार्टी जेडीएस को सपोर्ट कर सकती है या फिर कांग्रेस जेडीएस को कर सकती है या ये किसी को सपोर्ट करने का मन बना रहे हैं? ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुमकिन दिख रहा है फिलहाल? देखिए, जेडीएस और कांग्रेस दोनों का यह दावा है कि ये दोनों आपस में बातचीत के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट लहर सिंह जो तीसरे उम्मीदवार हैं उनको रोके। ऐसा ये जेडीएस का भी कहना है, कांग्रेस का भी कहना है और इसलिए दोनों एक दूसरे से ये विनती भी कर रहे हैं कि वो दोनों एक सेकंड प्रेफरेंशियल वोट जो है वो एक दूसरे पार्टी को दें जिससे कि जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन जिस तरह से तकरार हो रही है और देवेगौड़ा परिवार और सिद्धरामैया के बीच में जिस तरह से ईगो क्लैश रहा है, यहां तक आरोप लगाया गया कि जब यहां पर कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार थी कुमारस्वामी की, उसको गिराने में भी सिद्धरामैया का बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसी सूरत में ये जो संभावना है मिल बैठ के एक विकल्प तलाशने की, वो अभी यहां पर होती हुई दिख नहीं रही है। तो क्रॉस वोटिंग की संभावना है, इसमें कहीं कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और हर पार्टी कोशिश कर रही है कि उसका जो उम्मीदवार है, कम से कम जेडीएस की कोशिश है कि एक सीट उसको मिल जाए। वो भी कोई इस कोशिश में है कि सेकंड प्रेफरेंशियल वोट कांग्रेस के उसको मिले। अब देखें कि किस तरह से ये जो समीकरण है, अब थोड़ी देर बाद जब वोटिंग शुरू होगी तब शायद तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए एक सीट को लेकर जो है वो जोर आजमाइश हो रही है। तमाम पार्टियां जो हैं, कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी चौथी सीट को लेकर अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं। क्या इसका हल निकलता है ये थोड़ी देर बाद जो है पता चलेगा। लेकिन इन 4 राज्यों पर आज नजर रहेगी जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है और हरियाणा है। इन 4 राज्यों में 16 जो राज्यसभा की सीटें हैं उनको वोटिंग के जरिए तय किया जाना है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात मध्य प्रदेश की। कल हमने बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें आपको दिखाई थी जो स्वास्थ्य सेवाओं के खोखलेपन और रिश्वतखोरी की पोल खोल रही थी। आज मध्य प्रदेश से तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि खस्ता स्वास्थ्य सेवाओं को सामने रख रही हैं। मरीजों के प्रति संवेदनहीनता गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का शव है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मौत हो रही है। शव कभी कंधे पर, कभी ठेले में तो कभी खाट पर जा रहा है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में पौड़ी गांव के लक्ष्मण की 4 साल की बिटिया को बुखार आया। पहले वो बक्सवाहा के अस्पताल पहुंचे, वहां से दमोह रेफर कर दिया गया। बच्ची नहीं बची। अस्पताल में शव वाहन नहीं मिला। पहले दादा ने उसे कंबल से ढका, बस वाले को बिना बताए उसमें बैठे बक्सवाहा पहुंचे। वहां नगर परिषद में गुजारिश की, कुछ नहीं हुआ तो कभी दादी, कभी दादा, कभी पिता
मासूम का शव गोद में ढांककर 45 डिग्री की धूप से बचाते हुए घर लाए। बुखार चले सर 2 दिन, फिर इसे अपने दमू वालों की दवाई कराई जी, तो उन्हें दवाई दे दी जी, फिर इसके बाद उन्होंने कहा दमू ले, तो हम आज सुबह दमू लेके भगदा, वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ फिर आप यहाँ बक्सा हाल आए तो फिर वाहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वहाँ। तो यहाँ आपने 100 वाहन के लिए कहा था, वो मना कर दिया ना हम सुनना। कितने? नगर पालिका में बोल रहे थे भाई ऐसे नहीं जाएगी हमारी गाड़ी। कम से कम 10 जगह मोबाइल नंबर लिखे ड्राइवर के, वो जो संचालक रहता, मतलब जिसको इंचार्ज बनाया है वीरेंद्र साटी को, उसका भी नंबर लिखा है। लेकिन कुछ लोग है ना जानबूझ के उसका मिसयूज करते हैं कभी कभी, तो वो फोन करते हैं, तब उनको बोला जाता है कि भाई यदि जिसकी क्षमता है डीजल डलवाने की वो डीजल डलवा सकता है और ले जा सकता है, क्योंकि शहर के बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी काफी दूर जाना पड़ता है और वाहन 2 ही हैं। सागर के गढ़ाकोटा में अंबेडकर वार्ड के रहने वाले बिहारी को घर में चक्कर आया। परिजन गढ़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव वाहन का इंतजाम नहीं हुआ, निजी वाहनों ने भी मना कर दिया। तब बड़े भाई भगवान ने ठेला जुगाड़ा और शव घर लाए। अच्छा, वो और वाहन की व्यवस्था नहीं बन पाई? डॉक्टर लोग का कह रहे थे जैसे बन जावे। खरगोन के भगवानपुरा में गर्भवती शांतिबाई खरते को लेने एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। परिजन उसे खटिया पर लिटाकर 3 किलोमीटर दूर तक पैदल चल दिए। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी शव वाहन नहीं मिला, शव खाट पर घर आया। वैसे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की एक वजह अमेरिका से बेहतर सड़कें भी थी। एम्बुलेंस से एक बात और याद आई। अप्रैल में ये तस्वीर अखबारों की सुर्खियों में थी। सरकार ने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने 29% बजट बढ़ा दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्सरे होगा। सरकारी अस्पतालों को मरम्मत के लिए 263 करोड़ रुपए मिलेंगे। 25,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खुलेगा। वैसे सरकार ने ये नहीं बताया कि 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10,000 की आबादी पर 4 हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कोई बदलाव दिखे या न दिखे, एक बदलाव ज़रूर दिखेगा। छात्र अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे, खादी पहनेंगे। वैसे इन तस्वीरों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन लगा जब 18 साल में मृतकों के लिए शव वाहन या बीमारों के लिए सरकार एम्बुलेंस भी उपलब्ध न करा पाए तो फिर सवाल पूछने की गुंजाइश ही कहाँ है। और वैसे भी जितने भी सियासी दल हैं उनके सिलेबस में सांप्रदायिकता से ऊपर स्वास्थ्य होता ही कहाँ है। और शायद मतदाता यानी आपके भी, नहीं तो ये तस्वीर कब की बदल जाती। खरगोन से आसिफ, सागर से राकेश, दमोह से आजम के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन और मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं स्टूडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। देखिए, 4 राज्य हैं जहां पर 16 सीटें हैं बाबा, जो तय होनी है वोटिंग के जरिए, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आप बताइए किस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन बैठ रही हैं और किसका पड़ रहा है यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? जी हाँ, आपका शुक्रिया ताबिश। और आपको बता दूं कि 16 सीटों के लिए जो है वो मतदान होगा। अक्सर जो होता है कि राज्यसभा का वोटिंग जो है कम देखने को मिलता है, लेकिन कई जगह, खासकर हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात कर लें, तो यहाँ पोलिंग होगी। आपको बता दें कि कितनी सीटें हैं, किस राज्य में थी और कहाँ कहाँ पे चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र की 6, तमिलनाडु की 6, बिहार के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश के 4, कर्नाटक के 4, मध्य प्रदेश के 3, उड़ीसा के 3, पंजाब के 2, हरियाणा के 2, झारखंड 2, तेलंगाना 2, छत्तीसगढ़ 2, उत्तराखंड 1। इतने सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं। हर जगह निर्विरोध चुनाव हो गया, लेकिन हरियाणा में जो है, हरियाणा में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में और एक जगह कर्नाटक में, इन जगह पर पोलिंग की नौबत आई है। और ये इसलिए नौबत आई है कि यहाँ पर जितने सीटें हैं उससे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। यही वजह है कि इन राज्यों में वोट डालने की स्थिति
हो गई है। महाराष्ट्र में 6 सीट हैं और उसके लिए 7 उससे ज़्यादा उम्मीदवार है। राजस्थान में भी एक उम्मीदवार जो है सुभाष चंद्रा है। यदि हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा है। इनके वजह से जो है अब पोलिंग की स्थिति हुई है। पोलिंग जो है वो 9 बजे से शुरू हो गई है, अब 4 बजे तक पोलिंग होनी है। और आपको बता दूं ये काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि आपको बता दूं कि 57 सीटें थी, कुल 41 के नतीजे आ चुके हैं और केवल 16 पर जो है वोट डाले जा रहे हैं। और अभी की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर जो है महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में 6 सीट है, कर्नाटक में 4, राजस्थान में 4 और हरियाणा में 2। और इन जगह हर सीटों के मुकाबले जो है उम्मीदवार ज़्यादा है, इसलिए वोटिंग करने की नौबत आई है। महाराष्ट्र से ब्रेकिंग की जो खबर आ रही है उसके बारे में जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में AIMIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उन्होंने जो है अपना समर्थन जो है अघाड़ी को दे दिया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में टक्कर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। महाराष्ट्र में कुल जो है 29 वोट हैं जो कि छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलीय की है, और यहाँ पर ये 29 वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यदि 2 वोट यदि AIMIM के जोड़ दें तो अभी भी जो है 18 वोटों की जरूरत थी, तो अब 16 वोटों की जरूरत होगी अघाड़ी को, क्योंकि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो है वो वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो जेल में है। अभी भी छोटी छोटी पार्टियां काफ़ी हैं जिनके बारे में जो कहा जा रहा है कि वो किस करवट बैठेंगी। वैसे तो आप देखें तो ये जो छोटी पार्टियां हैं निर्दलीय है, ये विपक्ष के साथ है, लेकिन अभी हम इस सबको एक अलग यूनिट के तौर पे देख रहे हैं। उसी तरह अघाड़ी को जो सपोर्ट करने वाले छोटे छोटे दल हैं, केवल ये 3 बड़े दल को शिवसेना, NCP और कांग्रेस को छोड़ दे तो बाकी सभी दल को हम अन्य में गिन रहे हैं। और ये अन्य में जो इनकी संख्या है वो 29 के तरफ 29 होती है। कुछ और 3 पार्टियां हैं जो कि किसी को समर्थन नहीं दे रही है, जिसमें MIM भी है, CPM भी है, MNS भी है, SWP भी है। तो इसमें यदि अघाड़ी के पास जाती है तो अघाड़ी को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि उनको 18 वोटों की जरूरत थी, अब 16 की जरूरत होगी। CPM भी यदि सेक्युलर गठबंधन की तरफ जाता है, यदि सेक्युलर इसलिए कर रहा हूं कि उसमें NCP और कांग्रेस भी है शिवसेना के साथ, तो और भी शायद उनको जो है आसानी हो सकती है। ये जो 29 का आंकड़ा है ये काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी को जीतने के लिए जो है 13 वोट की जरूरत है और जो अघाड़ी को 18 वोट की जरूरत है। ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट है ये जो है ये सारे उम्मीदवार हैं, ये क्लियर हैं, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है संजय पवार की वजह से जो है और प्रफुल्ल पटेल NCP से, इमरान जो प्रतापगढ़ी है वो कांग्रेस से, ये सभी जो है उम्मीदवार हैं। 42 वोट चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए। अब यहाँ पे जो मामला फंसा है, संजय पवार जो शिवसेना से है और धनंजय महादिक जो है बीजेपी से, इनके वजह से जो है पोलिंग हो रही है। इनको बीजेपी ने खड़ा किया है, शिवसेना ने भी अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को जो है 22 अतिरिक्त वोट है उनके पास, 7 निर्दलीय का वो दावा कर रहे हैं, उनको 13 वोट चाहिए होगी। उसी तरह अघाड़ी की बात करें तो उनके पास 26 अतिरिक्त वोट हैं और उनको 16 की जरूरत थी, लेकिन अब जो है वो अब जो 16 की जरूरत होगी क्योंकि AIMIM ने उनको अपना समर्थन दे दिया है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बची हुई हैं अभी भी, वो किस करवट बैठेंगी ये अभी देखना बाकी है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो है वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अदालत ने इन्हें अनुमति नहीं दी है। और अब जो बड़ी खबर है AIMIM के तरफ से, इम्तियाज जलील ने ट्वीट करके वो जानकारी दी है। वो सांसद हैं और ये उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम महाराष्ट्र में हमारी पार्टी ने राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया। इसके बारे में एक पीछे की जानकारी, दिलचस्प जानकारी दे दूं। ये जानकारी ये है कि जब अघाड़ी के वोट कम पड़ रहे थे तो सबसे बड़ी बात थी कि AIMIM से बातचीत क्यों करेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है मुस्लिम
पार्टी का। तो अघाड़ी के नेता ये बार बार झिझक रहे थे कि कैसे उनको अप्रोच किया जाए। दूसरी तरफ से जो ओवैसी साहब कह रहे थे, अरे भाई कोई तो आओ, मुझसे वोट तो मांगो, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा। उसके बाद सुप्रिया सुले ने जो है ओवैसी साहब से बात की सूत्रों के मुताबिक, और उसके बाद ओवैसी साहब तैयार हुए। इम्तियाज जलील हमारे साथ फोन पे हैं। इम्तियाज, क्या वजह थी आपने अघाड़ी को समर्थन देने का फैसला किया? ये 2 क्रूशियल वोट हैं आपके पास। जी मनोरंजन जी, बिल्कुल सही है। कल दिन भर हमारे चर्चाएं हुई महाविकास आघाड़ी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, और जैसा आपने बताया है कि महाविकास आघाड़ी तो आपने सेक्युलर फ्रंट बताया है, जिसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि ये सेक्युलर फ्रंट किसी लिहाज से नहीं है। इसके अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है। शिवसेना का भले ही हमारा राजनीतिक और वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन हमने ये जो फैसला लिया है ये इस बुनियाद के ऊपर लिया है कि अगर हमारे 2 वोट, हमारे 2 विधायकों के वोट के जरिए अगर हम लाखों लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसमें आगे पहल करें करके। और यही वजह थी कि हम इनके नेताओं के साथ बैठे और इन्हें ये बताया कि हमारे जो 2 विधायक जिस क्षेत्र से आते हैं, फुलिया और मालेगांव नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां के अंदर विकास के लिए कोई भी तरह की सहायता हमें सरकार की तरफ से नहीं मिल रही थी। अब जब वक्त आया तो हमने सोचा कि इनको हम बताएं कि हमारी जरूरतें क्या है, हमारे क्षेत्र के विकास की जरूरतें क्या है। हमने सविस्तर इनके साथ चर्चाएं की, और इसके अलावा जो अहम मुद्दे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जैसे मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला है, जो महाराष्ट्र सरकार ने इसको दबा कर रखी हुई है। दूसरा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्डों की जमीन है, उस वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर कई सारे सरकारी दफ्तर है, लेकिन 1 रुपये का किराया भी वक्फ बोर्ड को नहीं दिया जाता है। तो हमने ये अजीत पवार साहब से, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और सीनियर जितने भी लीडर्स हैं, उनको ये बताया है कि एक कानून लाया जाए कि जिसके तहत जो सरकारी जमीन, जो वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, उन्होंने अपना रेंट वक्फ बोर्ड को रेडी रेकनर रेट के हिसाब से देना चाहिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC जो है, उसमें हमेशा से ही एक माइनॉरिटी का मेंबर होता है और ये रूल है, लेकिन सिर्फ यही सरकार के अंदर ऐसा हुआ है कि एक माइनॉरिटी के मेंबर को वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो थे उनको निकाल भी दिया गया है। तो हमने ये मांग की है कि MPSC के अंदर ये एक माइनॉरिटी के मेंबर को लाया जाए करके। तो इन सब मुद्दों के ऊपर जब चर्चा हुई और फिर सविस्तर से है तो पूरी जानकारी हमने अवैसी साहब को दी, और फिर ये फैसला लिया गया कि चलिए हमारे 2 वोट के जरिए अगर लाखों लोगों का फायदा हो रहा है और हमारे चुनावी क्षेत्र के अंदर, तो यकीनन हमको ये लगा कि ये फायदे का सौदा है। जरूर जरूर इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरी तफसील से इस बारे में जानकारी दी है कि आखिर क्या वजह थी कि AIMIM जो है वो अघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीप संधू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय चोरमोरे साहब हैं, महाराष्ट्र के जानकार हैं, और प्रताप राव साहब वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चोरमोरे साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या AIMIM के 2 वोट, CPM के 2 वोट, क्या ये गेम चेंजर हो सकते हैं अघाड़ी के लिए? जरूर ये गेम चेंजर हो सकते हो बाबा, मगर एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि बीजेपी इस चुनाव में उतरी है तो उनके भी कोई कैलकुलेशन रहे होंगे, उसके सिवाय वो उतरी नहीं होगी। दूसरी बात तो है, जो सरकार के साथ 169 वोट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, उनमें से 3 जो विधायक थे बहुजन विकास आघाड़ी के, हितेंद्र ठाकुर की जो पार्टी है, वो सरकार के साथ रहने वाले 3 विधायकों ने बीजेपी बहुजन विकास आघाड़ी ने यानी हितेंद्र ठाकुर की पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट किया। ये भी ध्यान रखना चाहिए, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। मगर आंकड़े देखे तो इसी वक्त जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिखता है। महाविकास आघाड़ी के फेवर में इलेक्शन जा सकता है अभी की स्थिति में। लेकिन यहाँ पर विजय जी, अगर दूसरी हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र में, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर भी खासी नाराजगी देखने को मिली थी, ऐसे में वो तो इनके लिए दिक्कत नहीं हो सकती है? कांग्रेस की दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास ओनली 44 वोट है, 44 वोट्स है, और 42 वोट्स कांग्रेस के उम्मीदवार को देने हैं, और पार्टी का कोई जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकता, इसलिए कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लिए। जी, आपने सही कहा कि क्योंकि पर्ची दिखा करके वोट करनी पड़ती है। अपने दर्शकों को बता दूं कि राज्यसभा चुनाव में खुली वोटिंग होती है, पर्ची दिखानी पड़ती है, जो वहां पे जो पार्टी के अधिकृत लोग होते हैं उनको, इसलिए क्रॉस वोटिंग की कम होती है। केवल छोटी पार्टियां और निर्दलीय ही ऐसा करते हैं। सोहित हमारे साथ जुड़ गए। सोहित, क्या ताजा जानकारी है AIMIM के आने के बाद?
क्या कह सकते हैं कि अघाड़ी एक कदम आगे है बीजेपी गठबंधन से? बाबा देखिए, अगर अभी आंकड़ों की बात करें तो दोनों में कांटों की टक्कर है। बीजेपी के 3 बस अभी तक आ चुके हैं और उनके जितने विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की बस आ चुकी है, बाकी शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के आने का भी धीरे धीरे सिलसिला जारी है। आंकड़ों की बात करते हैं बाबा, दरअसल ये जो पूरी लड़ाई है ये 6ठी सीट के लिए है, जहाँ पर शिवसेना की ओर से संजय पवार मैदान में है और बीजेपी की ओर से धनंजय महाडिक। जीतने के लिए आपको चाहिए 42 वोट। अब फिलहाल अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अतिरिक्त 22 वोट है और उनके सहयोगियों के साथ उनके पास है 29 वोट। जो महाविकास आघाड़ी है उनके पास अतिरिक्त 27 वोट थे। हालांकि 27 वोट में नवाब मलिक और अनिल देशमुख का वोट शामिल है, वो 2 वोट आप काट लीजिए तो उनके पास बचते हैं 25 वोट। लेकिन अब 2 वोट AIMIM का उनके पास आ चुका है और 2 वोट समाजवादी पार्टी का उनके पास आ चुका है, यानी उनके पास भी है 29 वोट। चाहिए उनको 42, दोनों के पास 29 वोट हैं, यानी 13 वोट जिससे ज़्यादा मिलेंगे अभी वो यहाँ पर 6ठे उम्मीदवार को दिल्ली भेज पाएंगे। तो कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में और निर्दलीय विधायक और साथ ही साथ जो छोटे दल के विधायक हैं वो तय करेंगे कि क्या कुछ होगा। दोनों पार्टियों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सीपीएम भी है, लेकिन जी बाबा सोहित सीपीएम भी है, MNS क्या शिवसेना के खिलाफ जाएगी, परिवार की बात हो रही है, SWP भी है, ये भी किसी के साथ नहीं है। इनका क्या रुख है? सीपीएम का रुख पता चला है, यदि AIMIM यदि अघाड़ी को वोट कर सकती है तो सीपीएम भी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए बाबा, अब तक उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं हैं, इसलिए, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो CPIM को वोट दें। अभी मैं आपको बता दूं कि आपने MNS की बात की तो MNS के नेताओं से कल आशीष शेलार जो कि बीजेपी के विधायक है और मुंबई के नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की है और आशीष शेलार ने क्योंकि मिले और लगातार राज ठाकरे शरद पवार के खिलाफ बोलते रहे हैं तो ये देखना अहम होगा कि वो मत देते हैं या नहीं देते हैं। जो छोटे दलों की आप बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी इनके 3 विधायक हैं, ये सभी के करीबी हैं। इनके जो नेता उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का भी करीबी हूं, शिवसेना का भी करीबी हूं, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दे दिया है वोट, उनका समर्थन महाविकास आघाड़ी को है। इसके अलावा प्रहार जनशक्ति पार्टी है, माकपा है, स्वाभिमानी पक्ष है, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष है, जन स्वराज शक्ति है, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, इन सभी के पास 1-1 विधायक हैं और 13 निर्दलीय विधायक हैं। तो ये इन्होंने अपने कई लोग ऐसे हैं इसमें जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, तो यही तय करेंगे कि क्या कुछ होता है। बार मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 दिन से मैं लगातार कई निर्दलीय विधायकों के साथ बैठा हुआ हूँ। एक बार तो जब मैं बैठा हुआ था तब देवेंद्र फडणवीस का उन्हें फ़ोन आया था और कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हम सेंटर के कई प्रोजेक्ट्स को आपके इलाके में लाएंगे। वहीं दूसरी ओर बाबा ऐसे भी कई विधायक हैं, मैं आपको बता दूं, जब 2019 में चुनाव हुए थे और उसके बाद 3 दिन के लिए अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई थी तो एक निर्दलीय विधायक मुझे ऐसे मिले जिन्होंने उस समय उनका समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उनका कहना है कि उनके जो फंड्स हैं वो सही से पास नहीं हो रहे थे, उद्धव ठाकरे और उनके बीच के जो रिलेशन है वो खराब हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि ये जो मौका है उनके पास, इसमें वो अपना रिलेशन उद्धव ठाकरे के साथ सुधार सकते हैं। तो ये निर्दलीय विधायक अपने अपने तरीके से भी ये सोच रहे हैं कि उनके वोट से आखिर उनको क्या फ़ायदा हो, क्या उनके यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, या आगे के लिए उनको क्या कुछ फायदा हो सकता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो वोट करेंगे। तो काफ़ी कांटे की टक्कर है और दोनों के बीच में काफ़ी करीबी मामला है। ये किस तरफ मतदान होता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी का अगर माने तो उनका कहना है कि 6 में से 4 विधायक, जो 6 में से 4 उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएंगे। बीजेपी का कहना है उनके 3 प्रत्याशी हैं वो जीत के आएंगे। शाम तक ये साफ हो जाएगा कि कौन जीतता है। एक तरफ उद्धव ठाकरे खुद लगातार कई विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, हमने देखा कि होटल पॉलिटिक्स शुरू हुआ। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस बीच में कोविड पॉजिटिव चल रहे थे, तब भी वो लगातार फोन पर थे, अब वो नेगेटिव हो चुके हैं। सोहित, आप इतने निर्दलीय विधायकों के साथ है, आपको निर्दलीय का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि निर्दलीय का कितना भाव होता है राज्यसभा चुनाव के समय। चलिए अभी
बिल्कुल बाबा। और आपको मैं बता दूं, ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं उस समय कि आपके यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा, 2.5 साल में जब वापस से मतदान होना है तब आपको क्या कुछ दिया जा सकता है या किस तरह से आपके फायदे होंगे उस समय। और केवल राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की ओर से आपके यहाँ पर क्या कुछ आएगा या फिर आपके यहाँ पर ईडी या सीबीआई नहीं आएगी, ये भी कहा गया है बाबा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बाबा, क्योंकि एजेंसीज को लेकर भी अब एक अलग ही लेवल की सियासत जो है वो देखने को मिलती है। आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके ऊपर ईडी भी लगता है। मैं चुरमुरे साहब के पास एक बार फिर आना चाहूंगा, बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा जब उनके राज्य की बारी आएगी। चुरमुरे साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये चुनाव जो है एक बार फिर हम कहें तो शरद पवार के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल होगा। जिस ढंग से सुप्रिया सुले ने ओवैसी साहब से बात की, तो पवार परिवार भी पूरी तरह से जुटा हुआ है अपने इस कैंडिडेट को जितवाने के लिए। हाँ बाबा, पवार परिवार पूरा जुटा है, क्योंकि शरद पवार खुद कोशिश कर रहे हैं और सुप्रिया सुले ने जिस तरह आपने बताया कि एमआईएम के साथ कांटेक्ट किया, उस तरह सुप्रिया सुले 2 दिन पहले विदर्भ में गई थी। विदर्भ के एक जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनके घर गई थी, उनसे मिलकर आए हैं। ये जो उनकी तरफ से जो एक कोशिश चल रही है राज्यसभा इस इलेक्शन में, वो भी पूरी कोशिश चल रही है। इसलिए वो जिस तरह उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा की चुनाव है, उस तरह शरद पवार फैमिली के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा की चुनाव हो सकते हैं। जी, अब बात राजस्थान की करते हैं बाबा। राजस्थान में भी कुछ ऐसे हालात हैं जहां पर निर्दलीय जो है वो की रोल यहाँ पर निभा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रताप जी हैं। प्रताप जी, राजस्थान की कैलकुलेशन आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर भी जो निर्दलीय है उनको लेकर दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी तरफ वो हैं। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 108 के ऊपर उन्हें काफी सारे नंबर अभी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए ही राज्यसभा चुनाव एक बहुत ही एक मानना चाहिए कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसकी राजनीति का गणित तय करने वाला सिद्ध हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस में जो विद इन पार्टी भी जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो कि गहलोत खेमा और सचिन खेमे के बीच में जो एक कश्मकश चल रही है, उसमें भी कोर्स जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सेटल होना है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के माध्यम से विद इन कांग्रेस भी जो है वो सेटल होगी राजनीति, और साथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी आने वाले चुनाव की रणनीति तय होगी। जी, देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह की स्थितियां आज जो मैं बता रहा हूँ वो जो बन रही है, कि ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत जो कि कल तक या कल सुबह तक एक ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने आप को सेफ कह सकें, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है वो सेफ पोजीशन में आ गई है। और जो तीसरे जो सीट है जो कांग्रेस जो यानी कि कुल मिलाकर जो चौथी सीट के लिए जो कश्मकश हो रहा है, उस चौथी सीट को कांग्रेस शायद अब ऐसा लग रहा है कि निर्दलियों के माध्यम से और अपने जो समर्थकों के माध्यम से वो जीत लेगी, ऐसा लग रहा है। साहब, आप जब लेकिन राजस्थान पे चर्चा करेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम हरियाणा की चर्चा करेंगे, जहां पे संधू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त है छोटा सा ब्रेक का, उसके बाद हरियाणा में क्या उठापटक है, क्या कार्तिकेय शर्मा कर सकते हैं उलटफेर, क्योंकि उनके समर्थकों की वोटों की संख्या 28 तक पहुंचती दिख रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। फिर से स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। अब बात करेंगे हरियाणा की। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर कि मामला काफी दिलचस्प बना हुआ है। कुल 90 विधायक हैं, 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और उम्मीदवार हैं 3। कौन कौन से उम्मीदवार हैं आपको बता दें। कांग्रेस के अजय माकन है, बीजेपी से किशन लाल पवार है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा जो एक मीडिया बैरन है, उन्होंने आके पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है। जीत के लिए 31 वोट चाहिए, 90 की विधानसभा है। कांग्रेस के पास 31 विधायक है, लेकिन पहले बीजेपी के बात कर लेते हैं। बीजेपी के पास कुल 57 विधायक है, जिसमें 40 बीजेपी है, 10 जेजेपी है और 2 छोटी पार्टियां, 6 निर्दलीय है। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनको आराम से 31 वोट मिल जाएंगे और बचे हुए वोट जो 9 वोट हैं वो जाएंगे 9 वोट जेजेपी के, 10 वोट निर्दलीय और अन्य वोट जो है
वो साथ में एक अभय चौटाला भी हैं और एक और निर्दलीय है जो सरकार के साथ नहीं है। ये सारे वोट जो हैं वो काफी डिसाइड करेंगे कि कार्तिकेय शर्मा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। कार्तिकेय शर्मा इन्हीं वोटों पर जो है वो आस लगाए बैठे हैं। कांग्रेस के पास 31 वोट है। यदि सभी विधायक साथ रहे तो अजय माकन की जीत पक्की है, लेकिन सभी विधायक साथ नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। सब पूछ रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई किधर हैं, और यदि इसमें से एक वोट भी खिसका तो फिर अजय माकन की राह जो है वो मुश्किल हो सकती है। कार्तिकेय शर्मा की वोटों की बात यदि मैं आपको बता दूं कि उनके वोटों की संख्या जो है थोड़ी थोड़ी करके लगातार बढ़ती जा रही है, और अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी और बाकी सभी वोटों को मिला दें तो कार्तिकेय शर्मा को 28 वोट मिल सकते हैं। हम गजाली के पास चल सकते हैं। गजाली, सब ढूंढ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई कहां पे हैं और सबकी निगाहें उन्हीं पर है, क्योंकि 31 विधायक तो हैं, एक भी खिसका तो अजय माकन मुश्किल में पड़ सकते हैं। बाबा यही है कुलदीप बिश्नोई, थोड़ी देर पहले गए हैं और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने वही दोहराया जो वो पिछले एक हफ्ते से कह रहे हैं कि मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही वोट करूंगा। अब वो आए तो कल भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही दिल्ली से एक ही फ्लाइट में उड़कर आए हैं, तो सबको यही लग रहा था कि शायद उनको समझा बुझा लिया गया है या वो मान गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट अजय माकन को वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वही शब्द दोबारा दोहराया है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनूंगा, और अकेले आए हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के विधायकों को अपने घर पर चंडीगढ़ आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया, उसके बाद वो सारे विधायकों को लेकर विधानसभा आएंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अकेले गए हैं। और जहाँ तक आंकड़ों की बात कर रहे हैं बाबा, तो बीजेपी को तो 31 सीट चाहिए या 31 वोट एमएलए की चाहिए जो उनको मिल जाएगी। बीजेपी क्योंकि कांग्रेस को 30 चाहिए। अब बिश्नोई अगर ना भी दें तो माकन जीत तो सकते हैं, लेकिन ये सूचना भी मिल रही है कि पिछले 2-3 दिनों में ये रिसॉर्ट पॉलिटिक्स चला तो है कि विधायकों को इधर उधर उड़ाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही है, अभी उनके जो उम्मीदवार हैं वो ये कह के गए हैं। जेजेपी के दिग्विजय चौटाला जो दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, उन दोनों ने बड़े कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के बाद ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत दूसरी पार्टी के विधायकों से हो रही है, दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस के विधायकों से हो रही है, और 28 तक पहुंच चुके हैं कार्तिकेय शर्मा जो आंकड़ा आप समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2-3 के हेरा फेरी और 2016 में जिस तरह से इंक बदलने का या पेन बदलने के बाद जो है वो हुआ था कि वोट इनवैलिड हो गए थे, तो इस बार भी उसी तरह के गेम में कह रहे हैं लोग कि कोशिश यही होगी कि या तो विधायक एब्सटेन कर जाएं तभी कार्तिकेय शर्मा जीतेंगे, या कलम जो दिया जाता है ऑब्जर्वर की तरफ से उससे ना करके अपनी कलम से कर लें, क्योंकि पिछले बार विधानसभा में उस वोटिंग वाले पेज के नीचे टॉर्च मार मार कर देखा गया कि कलम बदला गया है या स्याही का रंग बदला हुआ लग रहा है। या तीसरी चीज है कि इस बार कलम जो है चुनाव आयोग दे रहा है। जी, कलम चुनाव आयोग दे रहा है, और इस वजह से इन सब के बावजूद बाबा भाजपा से अगर आप बात कीजिए तो वो कह रहे हैं कि अजय माकन हार रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से अभी भूपेंद्र हुड्डा तो पहुंचे नहीं है कि उनसे कोई बातचीत की जा सके। वो अपने आवास पर हैं, सभी विधायकों को एक साथ लेकर वो पहुंचेंगे यहाँ पर। उनके भी लीडरशिप स्किल के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बिश्नोई इसी वजह से नाराज थे क्योंकि हरियाणा में जो ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं उनको ये भरोसा दिलाया गया था कि आपको कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ प्रदेश में बनाया जाएगा। उसी दिन से वो नाराज चल रहे हैं और बड़े दिलचस्प ट्वीट कर रहे हैं सुबह से वो क्या होता है यहाँ पर। हमारे साथ जगदीप जी भी हैं। जगदीप जी, अगर कुलदीप बिश्नोई जी की अंतरात्मा कांग्रेस के खिलाफ भी गई तो भी काम बन जाएगा, 30 की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, उसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? उनके पीछे की वजह तो उत्साह है उनका अपना, और अति उत्साह है, और दूसरा ये है कि ये रणनीतिक एक बयान है। और जहां तक मेरे सूत्रों के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक, तो सीट कांग्रेस की आराम से निकल रही है, और कुलदीप बिश्नोई क्योंकि भूपेश बघेल के साथ हैं वर्तमान अभी, तो ऑलमोस्ट चीजें सेटल हो गई हैं। और देखिए, अभी ऐसे समय में जब 8 साल हो गए इस सरकार को, इसकी एंटी इनकम्बेंसी भी है, ऐसे समय में कोई भी विधायक जो है अपने मोटिव को देख के ही निर्णय लेगा, और बचे हुए 2 सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक इतना रिस्क लेने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की अपनी सीट निकल जाएगी, और उनके पास जो अपने 27 विधायक हैं, 28 वो बोल रहे हैं लेकिन 27 का आंकड़ा क्लियर है।
लेकिन संधू साहब क्या बलराज कुंडू किधर वोट करेंगे, उस पर भी काफी चर्चा हो रही है। अभय चौटाला क्या एब्सटेन कर सकते हैं, क्या वो जेजेपी के साथ वोट कर सकते हैं, इस पे कोई जानकारी? हाँ, अभय चौटाला जी ने तो साफ स्पष्ट कह दिया है कल कि क्योंकि जेल में मनु शर्मा ने बड़े चौटाला साहब की बड़ी देखभाल की 5 साल तक, क्योंकि अजय चौटाला तो वहां कट गए थे, इसलिए अब कर्ज चुकाने का समय है। तो उनके लिए मनु शर्मा का कर्ज चुकाना, अब वो कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट डालेंगे, ये अजय चौटाला की अभय चौटाला का ये स्पष्ट हो गया है। कुंडू, बलराज कुंडू का वैसे तो 36 का आंकड़ा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी और वर्तमान सरकार से भी, लेकिन ये कुछ अनिर्णायक स्थिति में है। लेकिन मुझे लगता है कि बलराज कुंडू अपना भविष्य देखते हुए हो सकता है कांग्रेस की तरफ झुक जाए। जी, आपने सही कहा। मेरी भी खबर है, शायद उन्हें मेहम की सीट ऑफर की है हुड्डा साहब ने। वक्त है छोटे से ब्रेक का। आपका शुक्रिया। गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप, और अब वक्त है 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने का। इस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। इसमें सबसे पहली खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसमें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने का फैसला किया है AIMIM ने, और दूसरी तरफ नफरती बयान को लेकर नुपुर नवीन समेत 32 लोगों पर FIR की गई है। उधर ज्ञानवापी मामले में जज को धमकी भरा पत्र मिलने वाली मामले में अज्ञात पर केस यहां पर दर्ज किया गया है, और मूसेवाला मर्डर में गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। और आज की 5वीं जो बड़ी खबर है वो कोरोना को लेकर है। फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई दिखी है, जिसको लेकर राज्यों को हिदायत दी गई है।